जेठानी का ऊपर का कमरा और देवरानी का पानी के अंदर रसोई। सुबह का समय, बारिश हो रही है। घर की कच्ची छत से एक कोने में पानी टपक रहा है। 22 साल की मीरा एक पुरानी कॉपी में पेंसिल से एक घर का डिजाइन बना रही है। उसकी माँ सुनीता पास में बैठी दाल बीन रही है। माँ देखो, अगर हमारा घर ऐसा होता तो नदी के ठीक नीचे, न छत टपकने का डर, न गर्मी की चिंता, बस चारों तरफ शांति और नीले रंग का पानी। पगली हो गई है, पानी के नीचे घर। क्यों नहीं माँ, देखो ना, मछलियाँ तो रहती है ना अंदर। कितना अच्छा होता अगर इंसानों का भी घर अंदर होता। बेटी, सपने देखना बुरा नहीं है, मगर जिंदगी की हकीकत समझ। तेरे बापू खेतों में मजदूरी करके पेट भरते हैं। हमारे लिए तो आसमान का छत और मिट्टी का घर ही काफी है। माँ, शादी तो हो रही है, पर सपने देखने में क्या जाता है। दुनिया है, पर वो हमारे लिए नहीं है। ये सब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। 2 दिन बाद तेरी शादी है। तेरे ससुर जी बहुत बड़े आदमी हैं। उनका लड़का रोहन विदेश में पढ़कर आया है। सुना है बड़ा इंजीनियर है। बस यही दुआ कर कि वो तुझे ठीक से रखें। शायद, पर क्या पता। शाम का समथिंग एक महंगी लग्जरी कार हवेली के पोर्च में आकर रुकती है। घर को फूलों से सजाया गया है। शांति देवी हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी है। उनके साथ रामनाथ, बड़ा बेटा विजय और बड़ी बहू कविता खड़े हैं। कविता ने बहुत महंगी साड़ी और भारी गहने पहने हैं और वो मीरा को घूर रही है। आओ बहू, अंदर आओ, अपना दायां पैर रखकर इस घर में प्रवेश करो। मीरा कलश को गिराकर अंदर आती है। वो सबकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कविता की आंखों में उसे अपने लिए एक अजीब सी नफरत दिखती है। कमाल है, कहाँ रोहन और कहाँ ये गांव की गवार, हीरे के साथ पत्थर की जोड़ी। कविता प्लीज, आज तो चुप रहो। छोटा भाई है मेरा, उसकी पसंद है। पसंद? इसे पसंद कहते हैं? अंधा हो गया था क्या वो? बेटी, इस घर को अपना ही समझना। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। कविता, बड़ी बहू होने के नाते तुम मीरा को उसका कमरा दिखा दो। बेचारी थक गई होगी। जी माँ जी। आओ देवरानी जी, आपका खास कमरा दिखा दूं। कविता मीरा को लेकर हवेली के अंदर से गुजरती है। मीरा चारों तरफ की नक्काशी और पेंटिंग्स को हैरानी से देख रही है। कविता उसे हवेली के पिछले हिस्से में ले जाती है, जहां एक बड़ा सा लाउंज है जिसकी पूरी दीवार कांच की है और उससे समुद्र का नजारा दिखता है। कोने में एक प्राइवेट गोल आकार का लिफ्ट है। क्या हुआ? ऐसी आलीशान हवेली पहले कभी देखी नहीं होगी, है ना? देख लो, अच्छे से देख लो। जी, घर बहुत सुंदर है। सुंदर? ये तो बस शुरुआत है। मेरा और विजय का कमरा तो दूसरी मंजिल पर है, सबसे बड़ा वाला। जाहिर है, हम बड़े हैं तो हमें ही मिलेगा। तुम्हारा कमरा वो रोहन ने खुद डिजाइन किया है, थोड़ा अलग है। ये तो समुद्र है। हाँ, यही तो रोना है। तुम्हारा कमरा यहाँ नीचे है। रोहन ने पूरा पैसा पानी में बहा दिया। खैर, क्या कर सकते हैं। मुझे तो देखो, ऊपर ताज़ा हवा में रहती हूँ। यहाँ तो अजीब सी नमी है। चलो जाओ, ये लिफ्ट तुम्हें नीचे ले जाएगी। कविता उसे लिफ्ट के पास छोड़कर चली जाती है। तभी रोहन पीछे से आता है। तैयार हो अपने सरप्राइज के लिए? रोहन जी, आप? मैं डर गई थी। ये लिफ्ट कहाँ जाती है? भाभी जी कुछ अजीब सा कह रही थी। भाभी को छोड़ो, तुम बस आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा रखो। रोहन मीरा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाता है। वो एक बटन दबाता है, लिफ्ट नीचे जाना शुरू कर देती है। लिफ्ट की दीवारें कांच की हो जाती हैं। मीरा आंखें खोलती है और चीख पड़ती है।
लिफ्ट एक सुरंग से गुजर रही है जिसके चारों तरफ पानी, रंग बिरंगी मछलियां और कोरल रीफ हैं। मीरा डर और आश्चर्य से रोहन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। हे भगवान, पानी! हम पानी के अंदर जा रहे हैं। रोहन जी, ये क्या है? हम डूब जाएंगे। डरो मत, तुम सुरक्षित हो। ये स्पेशल टाइटेनियम ग्लास है, बाहर का एक कतरा भी अंदर नहीं आ सकता। पर ये सब? ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है मीरा, और अब ये हमारा घर है। लिफ्ट एक शानदार बड़े से लिविंग रूम में खुलती है। ये एक पूरा अपार्टमेंट है। बेडरूम, किचन, लिविंग एरिया सब पानी के नीचे। दीवारें कांच की हैं जिससे समुद्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। रोहन जी, ये तो तुम्हारे सपनों का घर है ना? आपको कैसे पता? मैंने तुम्हारी वो ड्राइंग बुक देखी थी जब मैं तुम्हारे गांव आया था। तुमने उसे अपने तकिए के नीचे छुपा रखा था। तभी तय कर लिया था कि तुम्हें यही तोहफा दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ कहती थी ये सब ख्याली पुलाव है। अब ये हकीकत है मीरा, ये हमारी दुनिया है, सिर्फ हमारी। मीरा खुशी से रोहन के गले लग जाती है। रात का समय, कविता गुस्से में कमरे में टहल रही है। उसका कमरा भी बहुत आलीशान है, लेकिन वो नॉर्मल है। विजय लैपटॉप पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। देखा आपने? उस 2 कौड़ी की लड़की को कहाँ बिठा दिया रोहन ने। पूरा एक्वेरियम दे दिया उसे रहने के लिए, और हम इस हवेली के ऊपर वाले कमरे में सड़ रहे हैं। कविता, सड़ नहीं रहे हैं। ये इस हवेली का मास्टर बेडरूम है, लाखों का इंटीरियर है। मास्टर बेडरूम? ये मिट्टी का बेडरूम है। उसके पास कांच का महल है, पूरा समुद्र है उसके बेडरूम में। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। और वैसे भी मुझे पानी से डर लगता है। मैं वैसे भी उस कांच के डिब्बे में नहीं रह सकता। आपको नहीं रहना, मत रहो, मुझे रहना है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में 10 साल से हूँ। उस अंडर वाटर पैलेस पर मेरा हक था। रोहन ने मुझसे पूछा तक नहीं। वो उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, वो जिसे चाहे दे। उसने अपनी कंपनी के पैसों से बनाया है, पापा के नहीं। तो यही दिक्कत है, आप कमाते नहीं हो। आप अपने छोटे भाई से कम हो। इसीलिए आज आपकी बीवी को ऊपर और उस गवार को नीचे का राज मिल गया। बस करो कविता, मेरी कमाई कम नहीं है। मैं इस कंपनी का फाइनेंस हेड हूँ। आप हेड हैं, वो मालिक है। यही फर्क है, और ये फर्क मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम चाहती क्या हो? मुझे वो घर चाहिए, या वो लड़की उस घर में नहीं रहनी चाहिए। मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस मीरा को मैं उस पानी के महल में एक दिन भी चैन से रहने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। अगली सुबह मीरा की पहली रसोई है। वो अपने हाईटेक किचन में सादा खाना बनाने में जुटी है। कविता लिफ्ट से बाहर आती है और चारों तरफ घृणा से देखती है। वाह देवरानी जी, वाह! किचन तो ऐसा है जैसे किसी स्पेसशिप में आ गई हूँ। सब कुछ टच स्क्रीन। जी नमस्ते। और तुम बना क्या रही हो? हलवा पूड़ी। सीरियसली? इतनी हाईटेक जगह पर इतना देहाती खाना? जी, मुझे यही अच्छे से बनाना आता है। माँ जी ने कहा था कुछ मीठा बना देना। यहाँ सब ऑटोमेटिक है। तुम्हें बस बटन दबाना था। शेफ मोड ऑन करती तो दुनिया की कोई भी डिश बन जाती, पर तुमने इसे भी अपनी तरह मैनुअल बना दिया। खैर, तुमसे इतनी ही उम्मीद थी। चलो, सब ऊपर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे हैं। रामानाथ और रोहन को खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटी, बहुत स्वाद है तुम्हारे हाथ में। बिल्कुल सादा और स्वादिष्ट। सालों बाद ऐसा खाना खाया। मैंने कहा था ना, तुम जो भी बनाओगी बेस्ट होगा। खाना ठीक है, अच्छा बनाया है। कविता एक पूड़ी तोड़ती है और मुंह बनाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। विजय, देखो ना, कितना ऑयली है। मीरा का ये सुनकर चेहरा उतर जाता है। देवरानी जी, ये जमीन के ऊपर का खाना है, यहाँ पच जाता है। लेकिन आप तो पानी के नीचे रहती हैं। इतना तेल मसाला आपकी मछलियों जैसे नाजुक पेट को सूट नहीं करेगा। भाभी प्लीज प्लीज,
खाना बहुत अच्छा है। अरे, मैं तो बस चिंता कर रही थी। आखिर वो अब उस घर में अकेली रहती है। कुछ हो गया तो? मेरा मतलब है, इतनी महंगी जगह है, उसका ख्याल रखना भी तो आना चाहिए। अगर सिस्टम हैंडल नहीं कर पाई तो? एक हफ्ता बीत चुका है। रोहन एक जरूरी बिजनेस ट्रिप के लिए दुबई गया है। मीरा अपने अंडर वाटर कमरे में अकेली है। ऊपर कविता हवेली के बेसमेंट में बने कंट्रोल रूम में जाती है। बहुत शौक है ना तुझे मछलियों के साथ रहने का? आज मैं तुझे असली मछली बनाती हूँ। देखती हूँ बिना हवा के कैसे रहती है तू उस कांच के पिंजरे में। कविता ऑक्सीजन सप्लाई वाले पैनल को देखती है। वो मेन एयर प्यूरिफायर का बटन दबाकर उसे मैनुअल पर सेट करती है और फिर उसे ऑफ कर देती है। अचानक कमरे में एक धीमी बीप बीप की आवाज शुरू हो जाती है। लाल बत्तियां जलने लगती है। चेतावनी, चेतावनी, ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। एयर प्यूरिफायर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। कृपया तुरंत ऊपर की ओर जाएं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मीरा खांसने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो इंटरकॉम की तरफ भागती है। जीजी, कविता जीजी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यहाँ सांस नहीं आ रही है। अलार्म बज रहा है। ऊपर हवेली में कविता इंटरकॉम के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। क्या हुआ देवरानी जी? आवाज साफ नहीं आ रही। शायद सिग्नल टूट रहा है। तुम एक काम करो, लिफ्ट से ऊपर आ जाओ। मैंने कहा था ना, ये पानी वाली जगहें भरोसे के लायक नहीं होती। लिफ्ट काम नहीं कर रही। शायद पावर। कविता ने ऑक्सीजन के साथ साथ लिफ्ट का इमरजेंसी पावर भी बंद कर दिया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? विजय और ससुर जी तो फैक्ट्री गए हैं। माँ जी सो रही हैं। जीजी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है। एक काम करो, तुम मदद के लिए आवाज लगाओ। शायद बाहर की मछलियां सुन ले। कविता इंटरकॉम काट देती है। मीरा को चक्कर आने लगता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। रोहन जी, उन्होंने मुझे कुछ बताया था। इमरजेंसी। उन्होंने कहा था अगर एआई फेल हो जाए तो सब कुछ मैनुअल होता है। मीरा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस कमरे की तरफ भागती है जहां लाइफ सपोर्ट का मैनुअल पैनल लगा था। ये एक छोटा सा स्टोर रूम था। मीरा पैनल खोलती है। उसे रोहन की बातें याद आती हैं। और ये मीरा, ये लाल वाला वॉल्व है। ये इमरजेंसी ऑक्सीजन रिजर्व है। अगर प्यूरीफायर कभी बंद हो जाए तो इसे बाईं तरफ घुमा देना। ये 2 घंटे का बैकअप देगा। मीरा अपनी पूरी ताकत से उस लाल वॉल्व को घुमाने की कोशिश करती है। वो जाम हो गया है। नहीं, घूमो प्लीज। उसी वक्त ऊपर कंट्रोल रूम में कविता देख रही है कि रिजर्व वॉल्व एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कैसे? तुझे तो आज मरना होगा। कविता रिजर्व वॉल्व को लॉक करने का बटन दबा देती है। नीचे मीरा के पैनल पर लॉक की बत्ती जल जाती है। मीरा की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। जैसे ही मीरा बेहोश होने वाली होती है, कंट्रोल रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। विजय और शांति देवी अंदर आते हैं। कविता, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, आप? मैं तो बस सिस्टम चेक कर रही थी। कुछ खराबी आ गई थी। तुमने लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया है। वो जल्दी से सब कुछ ऑटो पर रीसेट करता है। बेशरम औरत, मैं सो नहीं रही थी। मैं इंटरकॉम पर सब सुन रही थी। तू अपनी देवरानी की जान लेना चाहती है? मीरा, विजय जल्दी से लिफ्ट का पावर ऑन करता है और नीचे भागता है। ऑक्सीजन सिस्टम के चालू होते ही ताजी हवा अंदर आती है। विजय लिफ्ट से बाहर निकलकर मीरा की तरफ दौड़ता है। वो जमीन पर बेहोश पड़ी है। मीरा आंखें खोलो। मीरा धीरे धीरे आंखें खोलती है और जोर जोर से खांसने लगती है। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा है। रोहन अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस आ गया है। वो गुस्से में है। मीरा सहमी हुई सोफे पर बैठी है। कविता एक कोने में खड़ी रो रही है। कविता बहू, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी? पापा, ये उम्मीद का मामला नहीं है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। आपकी बड़ी बहू ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की। नहीं रोहन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस
मैं बस उसे डराना चाहती थी। डराना चाहती थी ऑक्सीजन बंद करके? मैं चाहती थी कि वो डर के मारे वो घर छोड़ दे। पर क्यों जीजी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा था? तुमने सब बिगाड़ा था। मैं इस घर में 10 साल से हूँ। मैं बड़ी बहू हूँ। इस घर की हर अच्छी चीज पर पहला हक मेरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम आई और सब कुछ तुम्हें मिल गया। कविता, बकवास बंद करो। क्यों करूं बंद? आप ही की वजह से हुआ ये सब। आप रोहन जितने कामयाब क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बना सके मेरे लिए ऐसा घर? मैं सालों से आपसे कहती रही कि मुझे कुछ यूनिक चाहिए, कुछ खास चाहिए। मैंने तुम्हें ये मास्टर बेडरूम दिया। ये ऊपर वाला कमरा? मुझे वो नीचे वाला घर चाहिए था। मुझे हमेशा से पानी के नीचे रहने का सपना था, लेकिन वो सपना भी इस गरीब ने मुझसे छीन लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब कविता को देखते रह जाते हैं। मीरा धीरे से उठती है। वो रोती हुई कविता के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जीजी, दूर रहो मुझसे। मुझे तरस मत दिखाओ, मारो मुझे। आपको सच में वो घर इतना पसंद है? कविता कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। रोहन जी, हमारे उस अंडर वाटर स्वीट में कुल कितने कमरे हैं? मीरा, क्या मतलब? 3 बेडरूम है, एक लिविंग रूम और एक किचन है, पर तुम... जीजी, हमारा कमरा तो बस एक ही है। बाकी 2 कमरे तो खाली पड़े हैं। एक कमरा गेस्ट के लिए है और दूसरा, वो तो और भी सुंदर है। वहां से कोरल रीफ का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। कविता रोना बंद करके हैरानी से मीरा को देखती है। बाकी सब भी चौंक जाते हैं। अगर आपको वो घर इतना ही पसंद है, तो आप और विजय भैया उस दूसरे बेडरूम में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्या? हम सब साथ रहेंगे। ये पागल हो गई है। तुम मुझे, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसे अपने घर में कमरा दे रही हो? मैंने आपको माफ किया जीजी। घर तो ईंट पत्थर का होता है, परिवार तो साथ रहने से बनता है। अगर एक कमरे की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, तो वो कमरा आप ही रख लीजिए। मीरा सही कह रही है। बल्कि हम सब साथ रहेंगे। आप ऊपर वाले कमरे में रहिए, वो आपका हक है। और जब दिल करे, नीचे वाले कमरे में आकर हमारे साथ रहिए। वो भी आपका ही घर है। मीरा, हमें माफ कर दो। मेरी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, बस जो हुआ उसे भूल जाइए। कविता, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, दौड़कर मीरा के पैरों में गिर पड़ती है। मुझे माफ कर दे मीरा, मुझे माफ कर दे। मैं इतनी अंधी हो गई थी ईर्ष्या में कि मुझे तेरी अच्छाई नहीं दिखी। तू इंसान नहीं, देवी है। नहीं जीजी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। उस दिन जमीन के ऊपर और पानी के नीचे का फासला मिट गया था। मीरा ने न सिर्फ एक अंडर वाटर घर में गृह प्रवेश किया था, बल्कि अपनी जेठानी के नफरत भरे दिल में भी प्यार से अपनी जगह बना ली। तेज बारिश, बिजली चमकती है, कच्चे घर की छत से पानी टपकता है। सब परेशान हो जाते हैं। सरोज का परिवार घर में परेशान बैठा होता है। अरे रामू, ये छत तो अब टूट ही जाएगी, सारा सामान भीग जाएगा। एक काम कर, अभी जाकर गांव के सरपंच से बात कर ले। अगर रात बिरात बारिश तेज हो जाए तो हम सब कहाँ जाएंगे? अम्मा, क्या करूं? छप्पर बांध बांध कर थक गया। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। और सरपंच जी से बात करके भी क्या हो जाएगा? उन्हें हमारी परेशानी से परेशानी थोड़ी ना होने वाली है। अगर ऐसे ही रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। अम्मा, मेरी किताबें सब भीग गईं। और कपड़े, खिलौने सब भीग गए हैं। पानी हमारे घर में भी आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, तुम परेशान मत हो। जब बारिश रुक जाएगी और मौसम ठीक हो जाएगा तो खिलौने, कपड़े और किताबें सब दोबारा आ जाएगा। अम्मा, एक बार ही हम ये सब ले लेते हैं तो हमारी जेब को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। दोबारा कहाँ से लाएंगे? ये बारिश भी गरीब लोगों पर कहर बनकर ही आती है। भगवान अब तो बख्श दो। सब लोग उदास, हताश, बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बाहर से हरिया आता है, छतरी ओढ़े हंसता है
ओ रामू, तुम लोगों का घर तो अब तालाब बन जाएगा। हम पहाड़ी लोग ऐसे ही तो कहते हैं, कच्चे घर में रहना मूर्खों का काम है। हरिया काका, मजाक उड़ाने से पेट नहीं भरता। मैं कोई उपाय निकालूंगी। आपको अगर कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है तो हमारे घर से बाहर जाकर हंस सकते हैं। यहाँ हमारा मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अरे इतनी जल्दी बुरा भी मान गई? अपने हालात तो देखो। मैं कब से कह रहा था कि कच्चा घर है, ऐसे में बारिश हुई तो बहुत तकलीफ होगी, पर रामू और तुम सब लोग मेरी सुन ही नहीं रहे थे। अब जरा सा मजाक क्या बन गया तो बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा लग रहा है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जरूर पक्का घर बनवा लेते। आपके बोलने का इंतजार नहीं करते और आप यहाँ से जाओ, हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। गुड़िया की फटकार सुनकर हरिया काका वहां से चले जाते हैं। रात के समय मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही होती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और अब भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। घर में पानी घुटनों से ऊपर आने लगा था। अरे रामू, ये छत अब टूटने लगी है। पानी भी इतना ऊपर आ चुका है, अब तो मुझे डर भी लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। जल्दी उठो पिंकी मोहन, वरना भीग जाओगे। माँ, आपने तो कहा था कि आप सब संभाल लेंगी, लेकिन देखो ना, बारिश तो हमारा सब बहा के ले जा रही है। कुछ करो ना। हाँ बहू, अब कुछ करना ही पड़ेगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कोई रास्ता सोचती हूँ। बारिश की आवाज गूंजती है। सुबह बारिश थोड़ी थम जाती है, लेकिन मौसम अब भी काला था और दोबारा से बारिश होने के पूरे आसार भी लग रहे थे। सब आंगन में बैठे हैं, थके और मायूस हैं। क्यों ना हम पहाड़ के अंदर घर बनाएं? क्या पहाड़ के अंदर? पगला गई हो क्या? हम पहाड़ काट कर घर बना सकते हैं, पर पहाड़ के अंदर? और ये कितना कठिन होगा, सोचा भी है तुमने? बहू, ये तो और मुश्किल है। कौन करेगा इतना काम? और बारिश के मौसम में वहाँ जाना भी तो मुश्किल ही होगा ना। देख, हमारे सिर पर बारिश की मुसीबत चल रही है। मैं समझ रही हूँ, पर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। अम्मा, हमारे पास लकड़ी है, मिट्टी है और हिम्मत है। पहाड़ काट कर घर बनाएंगे तो बारिश कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और रही बात यहाँ से पहाड़ों में जाने की, तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। हम ऐसा कर सकते हैं, घास की चप्पल बना सकते हैं और उसमें ये वाला कागज चिपका देंगे, रेगमाल। इससे ग्रिप बनी रहेगी। गांव वाले हंसेंगे। तो क्या हुआ, उन्हें हंसने दो। जब उनका छप्पर गिरेगा और हम सुरक्षित होंगे, तब देखेंगे। और वैसे भी मुश्किल की घड़ी हमारे लिए है। बाकी लोगों का तो पक्का घर है, उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने बारे में ही सोचना चाहिए। कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसके बारे में भी हम थोड़ी सोच सकते हैं। माँ, मैं भी मदद करूँगी। ठीक है, जब सबको यही सही लग रहा है तो मैं पत्थर हटाऊंगा। अगर सच में ऐसा घर बन गया तो तेरा नाम सब जगह होगा बहू। सब औजार लेकर पहाड़ काटना शुरू करते हैं, पसीने से तरबतर, लेकिन उम्मीद भरी आंखें। उफ गुड़िया, ये तो जान ले लेगा। ये बहुत ही कठिन है, लेकिन उम्मीद तो है। अगर ठंडी छत चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और बारिश के कहर से भी तो बचना है ना। मुझे लगता है ये पहाड़ हमें कुचल देगा। अम्मा, पत्थर मेहनत से टूटते हैं और मुश्किलें हिम्मत से। सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तभी वहां हरिया आता है। अरे वाह, इंसान हो या चूहे, पहाड़ में बिल बना रहे हो। लेकिन ये बिल बनाना इतना भी आसान नहीं है। अरे क्यों अपनी सास की इस उम्र में कमर तोड़ने में लगी हो? अगर चूहा बनकर भी परिवार बच जाए तो मुझे मंजूर है। और आप यहाँ हमें नीचा दिखाने के लिए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सूखी लकड़ी देखने आया था। तुम लोग दिख गए तो रुक गया। तो अब जाओ ना, सूखी लकड़ियाँ देखो, क्योंकि हम तो अपना जैसे तैसे कर लेंगे। पर अगर आप हम पर ही ध्यान देते रहे तो आपके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हरिया वहां से चला जाता है। सब लोग वापस से काम में लग जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके होते हैं। सबके हाथ छिल गए, बदन दर्द कर रहा है, फिर भी काम जारी होता है।
मेरी कमर टूट रही है बहू, कितना और खोदना पड़ेगा? अम्मा, थोड़ी ही देर और, देखो जगह बन रही है। गांव वाले हंस हंस कर बातें बना रहे हैं। कल वो हंसेंगे, पर परसों वही हमारे पास सिर छुपाने आएंगे। बच्चे मिट्टी उठाकर फेंकते हैं। माँ, मैंने 5 टोकरी मिट्टी फेंकी। और मैंने पत्थर पर पैर मारा, वो भी टूटा। पापा, मैं तो बस बता रही थी। और भाई, मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? अरे पिंकी, नाराज क्यों हो गई? मैं बस मजाक कर रहा था। अरे सबने हिम्मत दिखाई तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। सबके चेहरे पर थकान के बीच मुस्कान लौटती है। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल में हरिया और दूसरे लोग इकट्ठा होते हैं। देखो देखो, रामू की औरत ने सबको पागल बना दिया। पहाड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए। अरे ये लोग खुद को समझते क्या है? एक बूढ़ी औरत, एक औरत, 2 बच्चे और एक अकेला रामू मिलकर क्या ही कर लेंगे? ये पहाड़ काट भी पाएंगे? सच में ऐसे घर तो बस किताबों में होते हैं। अरे करने दो बेवकूफी। मैंने तो कई बार समझा भी दिया, लेकिन रामू की बीवी पलटकर जवाब देती है, अरे जब बारिश और गिरेगी तो सब वहीं दब जाएंगे। हाँ हाँ, करने दो, हमें क्या, हमसे मदद मांगने में वो घिस जाएंगे ना, तभी तो अब वहां लटके हुए हैं। गांव वाले गुड़िया के परिवार का काफी मजाक बनाते हैं। दूर से गुड़िया सुन लेती है। मजाक उड़ाओ, पर कल देखना यही पहाड़ हमारी ढाल बनेगा। मजाक बनाने का तो आप लोगों का काम ही है। बिना किसी का मजाक बनाए, किसी को नीचा दिखाए, आप लोगों का काम कैसे चलेगा? पर कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, वो सब देख रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद अब गुफानुमा घर आकार ले चुका है। भीतर जगह साफ की जा रही है। अरे बहू, देख छत तो कितनी मजबूत लग रही है। हाँ, और ये दरवाजा हम लकड़ी से बनाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ के अंदर इतना सुंदर घर हो सकता है। अम्मा, जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है। माँ, ये तो गुड़िया घर जैसा लग रहा है। और बाहर की बारिश भी अंदर नहीं आती। आसमान काला, गरज चमक और मूसलधार बारिश शुरू। गांव वाले छप्पर पकड़कर बैठे हैं। अरे मेरा घर बह रहा है। दीवारें गिर रही हैं, कहाँ जाएं? सब भागते हुए रामू के पहाड़ी घर की तरफ आते हैं। लो, अब वही लोग मदद मांग रहे हैं जो हंसते थे। दरवाजा खोल दो, सबको अंदर आने दो। मुसीबत में किसी को मना नहीं करना चाहिए। गांव वाले अंदर आते हैं, हैरानी से चारों ओर देखते हैं। अरे वाह, कितना सुरक्षित है। बहू, हमें माफ कर दे। हमने तेरा मजाक उड़ाया और तूने हमें सहारा दिया। मजाक उड़ाना आसान है, पर घर बनाना मुश्किल। अब समझ गए ना? सब सिर झुका लेते हैं। बारिश थम गई है, सूरज निकल रहा है, पहाड़ों से पानी बह रहा है, लेकिन रामू का पहाड़ी घर सलामत है। देखो, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। सच बहू, तूने तो नाम कमा दिया। माँ, अब तो मैं यहीं पढ़ाई करूंगी। और बारिश में खिलौने भी नहीं भीगेंगे। गांव वाले इकट्ठा हैं, सब गुड़िया को धन्यवाद करते हैं। आज से गुड़िया सिर्फ इनकी बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की बहू है। इतना कठिन काम इतनी सरलता और समझदारी से कर दिखाया तुमने। हाँ, मैंने तो बस अपने परिवार को बचाने की सोची थी, पर अगर सबको सहारा मिला तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सब तालियां बजाते हैं। बारिश की बूंदें चमकती धूप में मोती जैसी दिखती हैं। गुड़िया अब अपने परिवार के साथ पहाड़ के घर में सुरक्षित रहती है।